तो बात इसी के बारे में है कि वेस्ट बंगाल में जो चीज़ें हो रही हैं अभी, जो वायलेंस का पूरा केस है और उसमें जो मोड़ आए हैं नए कि पूरे जो प्रूफ्स थे उनको हटा दिया गया, जो भी तथ्य थे उनको नष्ट कर दिया गया, पूरी कारसाजी की गई कि चीज़ें यहाँ से वहाँ हो जाए और चीज़ों को जला दिया गया। और ये जो चीज़ें जला दी गई ये वही तथ्य थे जो हमको असली मुजरिमों के तरफ पहुंचा सकते थे। तो तथ्य में जो सीबीआई के रिपोर्ट में निकला था कि सैंपल से ये पता चल रहा था कि 15 ग्राम सीमन एक पुरुष बनाता है एक दिन में, और करीब 150 ग्राम सीमेन बरामद हुआ था उस नारी के देह से। तो इससे ये पता चलता है कि अगर 15 ग्राम से एक है तो करीब शायद 25 से 35 लोग होंगे इस पूरे वारदात में जिन्होंने ये दुष्कर्म किया है। और एक बार सोच के देखिए कि अगर कवर अप अगर किया जा रहा है तो कवर अप क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये जो 30-35 लोग का जो पूरा संख्या है ये पूरे डॉक्टर्स हैं। नहीं तो सोचिए कि इतने प्रमाणों को हटाने की कैसी ज़रूरत पड़ी। अगर किसी स्टाफ ने किया, किसी नॉर्मल व्यक्ति ने किया, तो इतने प्रमाणों को हटाने की कोशिश क्यों की जा रही है? प्रमाणों को हटाने की इसलिए कोशिश की जा रही है क्योंकि नाक कट जाएंगे, व्यवस्था लुटी हुई है ये पता चल जाएगा। और बात थोड़ी समझने वाली भी तो है कि पहले ये लग रहा था कि प्रमाण मिल जाएंगे, और मुझे पता था कि प्रमाण को ऐसे ही हटा दिया जाएगा। क्योंकि जब पहले दिन मैंने इस वारदात को देखा था तभी मैंने अपने घर में ही कहा था कि देखिए ये चीज़ जो हुई है ये तो हो चुका है, पकड़े तो लोग जाने चाहिए लेकिन लोग पकड़े जाएंगे नहीं। ये किसी एक इंसान का काम हो नहीं सकता, ये किसी एक स्टाफ का काम हो नहीं सकता कि कोई इतना निर्मम हो के ऐसा कुछ करे, वो भी एक अस्पताल में, वो भी किसी डॉक्टर के साथ, वो भी एक सेमिनार हॉल में जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा टूटी हुई थी या फिर उसे तोड़ दिया गया था। और जो हार्ड डिस्क में जो प्रमाण थे उसको गुंडों ने आके जला दिया। और सोचिए कैसे ये सब हुआ। जब बाहर आंदोलन चल रहा था इतने लोग थे, उनके सामने इतने लोग खड़े हुए थे और उनके सामने से गुंडे आके ये सब करके चले गए और बाकी सब लोग देखते रह गए। पता नहीं, अजीब है काफ़ी। तो पूरा मामला देखने लायक है कि चीज़ों को छुपाया जा रहा था। पता कैसे चलेगा कौन छुपा रहा है? कोई नेता मंत्री होंगे, क्योंकि नॉर्मल डॉक्टर्स के पास गुंडों के नंबर तो नहीं रहते, वो तो नेता और मंत्रियों के पास रहते हैं, क्योंकि अपना सारा दुष्कर्म वो तो उनसे ही करवाते हैं। तो गए होंगे फिर ये दुष्कर्म करने के बाद वो डॉक्टर किसी मंत्री को हाजिरा देने कि हमें बचा लीजिए। पैसे का सौदा हुआ होगा, 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ दे दीजिए, कुछ पैसे से हम बंदोबस्त कर देंगे और आपका नाम नहीं आएगा। और इसी वक्त क्या किया गया, एक चारा डाल दिया गया सीबीआई के पास पहले ही दिन। मामला बड़ी अजीब था कि एकदम पता चल गया कि कौन है। मैंने बोला कि ये जो पता चल गया ना कि ये कौन है, ये नहीं है, ये बेट है, बेट है। इसको सामने रख के असली क्राइम को छुपाने की कोशिश की जा रही है कि सीबीआई इसको इंटरोगेट करने में व्यस्त रहेगा और इसी दौरान वो थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा कि असली जो प्रमाण वहाँ अंदर पड़े हुए हैं उनको नष्ट कर दिया जाए। तो रजिस्टर्स को बाद में जाके नष्ट कर दिया गया गुंडों को भेज के। और अब सोच के देखिए जो वो गुंडे हैं वो भी कहाँ से आ रहे हैं? समाज से। वो जो डॉक्टर्स जिन्होंने ये पूरा काम किया है वो कहाँ से आ रहे हैं?
इट्स समाज से। तो हर जो चीज़ है वो समाज से आ रही है। वो जो नेता इसमें इन्वॉल्व होंगे वो कहाँ से आ रहे हैं? इट्स समाज से। तो हर व्यवस्था जब समाज ने खड़ी की है और समाज लुटा हुआ है, अंदर ही अंदर अंधकार में ढका हुआ है, तो बाहर क्या रोशनी दिखेगी? बाहर तो अंधकार ही दिखेगा। हर चीज़ में, हर सिस्टम में दिखेगा कि खामी है और अंधकार ही है। और एक ना एक दिन चीज़ें पता चल जाएंगी। सच को बहुत छुपाया नहीं जा सकता, सच बाहर आ ही जाता है। झूठ को बहुत छुपाया जाता है, लेकिन कितना कितना छुपाओगे? कभी तो वो बाहर आ जाएगा। और निर्भया कांड का जो कन्विक्ट था उसका मैंने एक वीडियो देखा, तो वो ऐसे ही बोल रहा था कि जब उसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने बोला कि लड़कियां तो हाउसवाइफ्स होनी चाहिए, घर में होनी चाहिए, ऐसे रात को वो बाहर घूमे और उनका कैरेक्टर अगर ठीक ना हो तो ऐसा ही तो होगा। तो ये जो सीख है ये कहाँ से आ रही है? ये समाज में संस्कारों से ही तो आ रही है। ये तो उसने अपने घर में होते हुए देखा था कि उसकी मम्मी शायद ऐसी थी, उसके पापा ऐसे थे, या फिर उनको यही सिखाया गया था। जो निर्भया कांड में जिसने ये किया था काम, जो मेन कन्विक्ट था, जो क्रिमिनल था, तो उसको क्रिमिनल किसने बनाया? समाज ने ही तो बनाया। समाज के दिए हुए संस्कारों ने बनाया कि उसके अंदर ऐसी मान्यता बिठा दी गई कि ऐसा ही तो होता है। और जब आत्मज्ञान नहीं होता है तब ऐसा ही लगता है कि ऐसा होता है। इंसान सवाल ही नहीं कर पाता, उसे ऐसा ही लगता है हर चीज़ में ऐसा ही तो होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? थोड़ा सवाल करना सीखो। जो कहते हैं समाज में लोग कि ऐसा होता है, तब समाज में जाके पूछो ऐसा क्यों होता है, किसने कहा है? तो वो कहेंगे हमने कहा है। तो आप कहिए आपकी बात मुझे समझ में आ गई कि आपकी बात आप खुद मान के चलिए, मुझे मत कहिए। ये होना चाहिए कि संस्कार और संस्कृति को दोनों को हटा दो। क्योंकि देखिए, हम पैदा होते हैं वृत्तियों के साथ। हमारा वृत्ति होता है जानवरों वाला। जो पैदा होता है इंसान की गर्भ से वो एक जानवर ही है। उसे फिर 18 साल पढ़ा के लिखा के बैठा के इंसान बनाना होता है। लेकिन हमारी पूरी व्यवस्था ऐसी बनाई नहीं गई कि वो इंसान बनाए। हाँ, वो ये बना सकती है कि वो एक पशु को एक जानवर बना दे। और तो हमारी पूरी व्यवस्था इस तरीके से बनाई जाती है कि वो फिर इंसान नहीं बन पाता। क्योंकि पूरी व्यवस्था में देखिए ना होता क्या है, हमको यही तो कह दिया जाता है बचपन से कि तुम्हें पैसे कमाने हैं। वो जो डॉक्टर्स वहाँ पे थे जिन्होंने ये दुष्कर्म किया होगा, वो भी तो पैसे ही बनाने गए थे। वो जो गुंडे थे जो आग लगाने आए थे, वो भी क्या चाहते थे? वो भी तो पैसा ही कमाना चाहते थे कि पैसे दे दो, कहीं भी तोड़ देंगे, कुछ भी जला देंगे। वो जो नेता हैं जो पैसे ले रहे होंगे इस बात का फ़ायदा उठा के कि ये कर्मकांड उन क्रिमिनल्स ने किया है, जब वहाँ पे भी वो लोग पहुँचेंगे तो उस नेता ने क्या फ्री में सर्विस दी होगी? तो वो भी तो पैसा ही मांगेगा। तो हर इंसान को जब पैसा सिखाया गया तो इंसानियत किसको सिखाई गई थी? किसी को सिखाया नहीं गया था। तो जैसे हमको इंसानियत सिखाई नहीं गई थी वैसे हम इंसान नहीं बन पाए। तो पूरी शिक्षा की जो व्यवस्था है उसमें इंसानियत कहीं नहीं है, उसमें चेतना कहीं नहीं है। और कृष्ण तो बोलते ही हैं अर्जुन को गीता में कि तुम चेतना हो अर्जुन, तुम देह नहीं हो। जब अर्जुन ये जताता है कि वो शायद इस महाभारत के युद्ध को नहीं जीत पाएगा, और वो जब पूछते हैं कि ये करके मुझे क्या मिलेगा, तो कृष्ण बोलते हैं तुम सत्य के लिए जो लड़ रहे हो, ये लड़ाई ही तुम्हारा प्राप्ति है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलना है। इसमें ही तुम्हारी जीत है कि तुम सत्य के लिए लड़ पा रहे हो। अंजाम का फिक्र तुम मत करो, अंजाम जो होगा वो होगा, तुम अपना काम करो। तो वैसे ही काम करने वो डॉक्टर वहाँ पे गई थी। वो भी वहाँ पे इसीलिए थी कि वो शिक्षा लेके वहाँ पे गई थी काम करने के लिए। लेकिन समाज ने जीने कहाँ दिया।
उसको। समाज तो वो दुर्योधन था जिसने अपने अज्ञान में सब कुछ तबाह किया। लेकिन लोग बोलेंगे कि फिर उनको सज़ा कौन देगा, उनको सज़ा वो खुद देंगे। ज़रा सोच के देखिए कि एक इंसान के अंदर कितना खौफ बैठा होगा जब वो ऐसे दुष्कर्म करेगा। वो कुछ भी करेगा तो उसे यही तो बार बार सवाल आएगा अंदर कि शायद अभी पुलिस आ जाए या फिर CBI आ जाए। तो ये जो डर है, ये डर ही उन क्रिमिनल्स को जीने नहीं देगा और पल पल वो डर में जिएंगे। एक डर ऐसा था कि समाज से सम्मान ना चला जाए, अब एक डर ऐसा रहेगा कि ना पकड़े जाए। तो ये दो जो डर होते हैं, इन दोनों डर में जिया नहीं जाता। तो यही उनके लिए उनकी दुष्कर्मों का फल है कि अब डर में जीना है, बेचैनी में जीना है और बेचैनी में जीना है। लेकिन ये समझना थोड़ा बाकी रह गया कि ये जो पूरा जो व्यवस्था है वो ऐसा क्यों है। क्योंकि देखिए, जो गर्भ से पैदा होता है वो तो होता एक पशु ही है। इंसान क्या हो, फिर भी उसे 18 साल पर आके उसे बड़ा करना होता है, उसे बहुत शिक्षा देनी होती है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था को उस तरीके से विकसित नहीं किया गया था। लेकिन जब शिक्षा व्यवस्था में आत्मज्ञान के लिए कोई जगह नहीं रहेगी, किसी कृष्ण, बुद्ध या फिर क्राइस्ट के लिए जगह नहीं रहेगी, तो किसके लिए जगह रहेगी? समाज की संस्कृति के लिए जगह रहेगी। वही संस्कृति जो लुटी हुई है। आप सोचिए ना, एक इंसान का बच्चा जन्म लेता है, एक बेड़ी उसके हाथ में बंधा होता है, एक हाथ में, कि और उस बेड़ी को कहते हैं वृत्तियाँ। वो वृत्तियाँ टेंडेंसीज होती है इंसान के अंदर, एक पशुता होती है और वो कोई काल्पनिक चीज़ नहीं है। वो दिमाग का एक हिस्सा है जो काफ़ी डोमिनेंट होता है पैदा होने के वक्त पे। उसके बाद 24 साल की उम्र के बाद वो जो अपर साइड ऑफ द ब्रेन होता है, अपर स्टेयरकेस ऑफ द ब्रेन, वो डेवलप होता है। लेकिन उसको डेवलप करने के लिए चीज़ें चाहिए होती है, वो एक संसाधन चाहिए होते हैं, रिसोर्सेज चाहिए होती है। वो रिसोर्स क्या है? वो रिसोर्स आत्मज्ञान है। वो रिसोर्स ये है कि प्रेम सीखना है, सिंपैथी क्या होती है सीखना है, काइंडनेस सीखना है, काइंडनेस सीखना है, जेंटलनेस सीखना है। लेकिन ये चीज़ें कहाँ से आएंगी? ये बाहर से ऐसे चल चल के नहीं आती। इनको खुद के अंदर जो वृत्तियाँ होती है उनको काटना होता है। और मैंने क्या कहा था, एक हाथ में वृत्ति की बेड़ी होती है जन्म से, पशुता का। दूसरे हाथ में जो बेड़ी होती है वो समाज संस्कार के रूप में हमारे अंदर डाल देता है, ट्रेडिशन के रूप में हमारे अंदर डाल देता है, संस्कृति के रूप में डाल देता है। और ये संस्कार, संस्कृति एक हाथ में बंधे हैं और अब दूसरे हाथ में वृत्तियाँ बंधी है। तो कहाँ जाओगे? आगे चलने की कोशिश करोगे और आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो ये जो संस्कार और संस्कृति है, इसको दूर रखिए ताकि ये एक बेड़ी आपसे छूट जाए। तो एक हाथ जब खुला रह जाएगा, एक हाथ से लोगे और दूसरी जो बेड़ी है वृत्ति की, उसको काट दोगे। लेकिन दो हाथ बंधे होने पे इंसान नहीं काट सकता। फिर दूसरे इंसान को चल के आना होता है जिसने अपनी वृत्तियाँ और संस्कृति और संस्कार त्याग दिए होते हैं, ताकि वो आपकी बेड़ियों को काट सके, दोनों को। तो आप पहले खुद की एक बेड़ी काट लो, संस्कार और संस्कृति वाला, वो आपके ऊपर है। वो जब काट लोगे तो उससे दूसरा काट लेना, तो मुक्त हो जाओगे। और मुक्त हो जाओगे किससे? वृत्तियों से, संस्कृति और संस्कार से। और जो इन तीनों से मुक्त हो गया वो मुक्त है। और जो मुक्ति की बात होती है वो इससे ही मुक्ति की बात होती है। मुक्ति की बात ये नहीं होती कि आप जंगल चले गए उठ के, या फिर किसी पहाड़ में जाके बैठ के अंधेरे में। ये चीज़ें नहीं होती मुक्ति। छोड़ के जाना किसको है? अपनी वृत्ति, संस्कृति और संस्कार को। क्योंकि समाज अंधेरे में जीता है, समाज हिंसा में जीता है। और हिंसा में जब जियोगे तो हिंसा ही दिखेगा। और खुद की वृत्तियों को देखना होता है ज़िंदगी भर। और संस्कार जो है वो रहेंगे, लेकिन जब खुद को देखना सीख जाओगे, अपनी तीसरी आँख खोलना सीख जाओगे, तब ये संस्कार नहीं रहेंगे। महादेव ने क्या किया था कामदेव के साथ, कि जैसे ही अंदर वृत्तियाँ उठी कि भोगना है,
तभी अंदर देख लिया तो क्या हुआ, वृत्तियाँ पता चल गई तो वो ख़त्म हो गई। तो जब देख लोगे तब वृत्तियाँ नहीं रहेंगी। लेकिन ये जो हम दोनों आँखों से बाहर की ओर देखते हैं ना, बाहर की ओर ही देख पाते हैं। ये दोनों आँखें हमें अंदर की ओर नहीं देख सकती। तो ये जो तीसरी आँख है, ये कोई फिजिकल आई नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल आई है। ये एक आध्यात्मिक शक्ति है जो कि खुद की तरफ देखने को आपको मजबूर करती है। और इसका उल्टा सीधा मतलब मत निकाल लीजिएगा कि तीसरी आँख की बात कर रहा हूँ तो आपको भविष्य देखना है, अतीत देखना है, ये सब बातें नहीं है। खुद को देखना है। महादेव ने क्या किया था, कामदेव को जब देखा था खुद के अंदर देखा था, तब उनको पता चल गया था कि काम उठ रहा है तो उसको मिटा दो। तो आप भी वैसे काम जब उठता है उसको मिटा दो। लड़कों से कह रहा हूँ, लड़कियों से भी कह रहा हूँ, अगर कामना है तो उसको देख लो, क्योंकि ये जो कामना है ये दोनों के लिए है। सिर्फ लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग तो नहीं है। जो वो है वो सत्य एक ही है, तो वो किसी के लिए अलग नहीं है। तो ये देख लो, किसके साथ रिश्ता बना रहे हो देख लो, कौन दोस्त है देख लो, कि वो कैसी चीज़ें के बारे में बातें करता है, खाने के बारे में बातें करता है कर ले, इंटरटेनमेंट की बातें करता है कर ले, कितना कर ले, थोड़ा सा करे। जो असली बातें होती हैं, फिलॉसफी होती है, जो चेतना को ऊंचाई देती है, वो बातें ज़्यादा हों, ऐसे दोस्त बनाओ, या फिर दोस्त मत बनाओ। ख़राब कंपनी की आदत छोड़ दो। वो जो 30-35 लोगों की बात यहाँ हो रही है जिसने क्राइम किया है उस लड़की के साथ, तो वो 30-35 लोग दोस्त ही तो थे। ऐसी संगति में रहोगे तो ऐसी पागलपंती में ही जियोगे। तो दोस्त भी चुन चुन के बनाओ। ये एक चीज़ है जो हुई है, लेकिन इस एक चीज़ से कई चीज़ें पता चलती हैं। समाज के बारे में पता चलता है, दोस्ती के बारे में पता चलता है, रिलेशंस के बारे में पता चलता है, करप्शन के बारे में पता चलता है, जो लुटी हुई पूरी व्यवस्था चला रहे हैं उनके बारे में पता चलता है, और ये पता चलता है कि समाज से थोड़ी दूरी बना के रखनी है। और अगर दूरी नहीं बना सकते तो लुटोगे। तो थोड़ी सोच समझ के जो करना है वो करो, लेकिन सोच समझ के करो। और अपनी संस्कृति, संस्कार और वृत्ति तीनों को काटो, जितना काट सकते हो। संस्कार रहेंगे लेकिन उतना ही रहे जिसमें इंसान बना रहे। वृत्तियाँ होंगी, उसको देखना सीखो खुद के अंदर, लड़कों से कह रहा हूँ। और अपने वृत्तियों पे काबू पाने की कोशिश करो। ऐसे बन जाओ कि वृत्तियाँ रहे नहीं, कि ज़िंदगी में कुछ इतना ऊंचा हो कि उसके बारे में सोचते हुए किसी नीची चीज़ के बारे में सोच ना आए। कला में अपना मनोयोग दो। देखो कि किस कला में निवेश कर सकते हो, कहाँ पे दिमाग ऐसे इधर उधर भाग जाता है। जब असली चीज़ों में देखोगे तो नकली चीज़ें छूट जाएंगी। जब ऊंचाई को देखोगे नीचाई छूट जाएगी। लेकिन ऊंचाई को देखना होता है, उनसे भागना नहीं होता। महादेव बैठे हैं पहाड़ के ऊंचाई पे, वहाँ नहीं जाऊँगा, ऐसा नहीं होता। वो सत्य है, उसके पास जाना है, ये होता है। और वो किस पहाड़ पे बैठे हैं, वो अंदर जो पहाड़ है उस पे बैठे हैं। उस पहाड़ को चेतना कहा जाता है। उसकी ऊंचाई पे जाओ, उसके शिखर तक जाओ, तब पता चलेगा। उसके लिए मेहनत लगेगी, बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, बहुत जोखिम उठाने पड़ेंगे। सत्य के लिए जोखिम उठाए जाते हैं। झूठ के लिए जोखिम उठाओगे उसको बचा नहीं पाओगे। झूठ को ज़्यादा बचाया नहीं जा सकता। आप देख ही रहे हो यहाँ पे जो बचाया जा रहा है झूठ को, कि झूठ को ढको बचाओ। एक दल आ रहे, एक दल आ गया पूरा झूठ को बचाने के लिए, कि आग लगा के हॉस्पिटल में पूरा जो सच है उसको मिटा देंगे। कितना मिटाओगे? वो जिन्होंने जुर्म किया है वो तो अब तकलीफ़ में जिएंगे, इसी डर में जिएंगे कि कभी पकड़े ना जाए। पल पल उनके आंखों के सामने वो मंजर आएंगे जो उन्होंने किया है। सपनों में भी वो नहीं सो पाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें उनके सबकॉन्शियस में तो चलेंगी, और उनको भी खुद इसमें नींद नहीं आएगी। उनके नींद हराम होगा, ज़िंदगी भी हराम होगा। और उनकी सज़ा तो सबसे यही है कि ज़िंदगी में उनके पास ऊंचा कुछ नहीं है, जो है नीचा है, और इतना नीचा है कि वो शायद नरक को ले जाए, इतना नीचा है। तो अंदर उनके नरक है, उनके अंदर स्वर्ग नहीं है। यही उनका असली जुर्म है, और यही उनकी असली पनिशमेंट। तो ये मत कहना कि उनको पनिशमेंट नहीं मिला, उनके दुष्कर्म ही उनके पनिशमेंट है। और ये जो शनि का प्रकोप है ये बहुत भयानक होता है।
तुमने दुष्कर्म किए तो वो छोड़ेगा नहीं, अपने ही कर्म से अपने खुद को पछताओगे, कहाँ भाग पाओगे।